कहानी की शुरुआत में हमें डीमन वर्ल्ड को दिखाया जाता है जिसमें ह्यूमन और डीमन एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए थे। यहाँ पर दोस्तों हमें डीमन वर्ल्ड में डीमन किंग का एक खौफनाक रूप दिखाया जाता है जिसमें वो ह्यूमन के सामने खड़ा होकर बोल रहा था कि तुम सभी लोग ह्यूमन हमारे डीमन वर्ल्ड में क्या कर रहे हो। साथ ही साथ में वो डीमन किंग उस ह्यूमन से ये भी बोल रहा था कि अगर तुम ह्यूमन मुझे मारने के लिए आए हुए हो तो ये तुम लोगों की सबसे बड़ी भूल होगी। जिस पर वो ह्यूमन से कहता है कि हाँ, आज के दिन में तुम डीमन किंग को हराने के लिए ही आ चुका हूँ। और साथ ही साथ में वो ये भी बोल रहा था कि तुम लोग देख लोगे कि हम तुम्हारा मुकाबला कैसे करेंगे। जिस पर वो डीमन किंग और भी ज्यादा भड़क चुका था और वो ह्यूमन से बोल रहा था कि क्या तुम सभी ह्यूमंस जानती भी हो कि हम सभी डीमन किंग हजारों सालों से तुम ह्यूमंस पर राज करते चले जा रहे हैं और हम ये राज करते ही रहेंगे और तुम लोग हमें मारने की सोच रहे हो तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों आज के दिन तो ये वाज़ेह हो ही जाएगा कि आखिरकार वो डीमन किंग जीतने वाला है या वो ह्यूमन किंग। तभी यहाँ पर दोस्तों ह्यूमन किंग तो ये सोच ही रहा था कि मैं डीमन किंग से कैसे लड़ूं कि उसके बाकी दो साथी भी उसके पास पहुंच आ गए थे जो कि उस डीमन किंग को हराने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो चुके थे। उन दोनों साथियों में से एक साथी सन स्टेज तक पहुंच चुका था जो कि एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का लेवल होता है। साथ ही साथ में उसका दूसरा दोस्त भी था जो कि स्टार लेवल को उसने अचीव किया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सन स्टेज का वो ह्यूमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तभी हम देखते हैं कि ह्यूमन किंग अपने दोनों साथी की उस डीमन पर हमला करने का हुक्म देता है जिस पर हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान में एक जबरदस्ती फाइट भी शुरू हो चुकी थी। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ह्यूमंस तो लगातार ही उस डीमन पर हमला किए जा रहे थे। साथ ही साथ में वो अपनी भरपूर पावर का यूज भी किए जा रहे थे। इसलिए वो डीमन किंग भी खुद को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड की पावर का यूज करना शुरू कर देता है जिसमें वो खुद की बहुत सारी स्वॉर्ड्स बना लेता है ताकि वो उनका यूज करते हुए खुद की जान को प्रोटेक्ट कर ले और इसके बाद ही जाकर वो डिसाइड करेगा कि वो उन सभी ह्यूमंस को सफाई हस्ती से मिटा देगा। डीमन किंग की इस पावर को देखकर सनस्टेज का स्वॉर्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इसलिए वो उस पर एक बहुत ही बड़ा स्लैश अटैक के एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है। लेकिन इस पर तो उस डीमन किंग को कुछ ही असर नहीं हो रहा था। डीमन किंग का इस हमले पर तो कुछ ही असर नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि डीमन किंग इतना ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि वो सन स्वॉर्ड के स्टेज मास्टर को अपने पंजे में दबोच लेता है। ये देखते हुए तो स्टार स्टेज का वॉरियर भी अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ती हुई उस डीमन किंग पर एक स्लैश अटैक कर देता है। लेकिन उस स्टार स्टेज के स्वॉर्ड मास्टर का डीमन किंग पर कुछ ही असर नहीं हो रहा था। तभी वहां पर देखते ही देखते उन ह्यूमंस के पकड़े जाने की वजह से उस डीमन वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा एनर्जी फैलने लग गई थी जो कि उस डीमन के लिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक साबित हो रही थी। इसलिए वो चाहता था कि वो अब डीमन को बिल्कुल ही सफाई हस्ती से मिटा दे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो ऊपर की तरफ उड़ते हुए आसमानों के साथ भी कनेक्ट करना शुरू कर देती है। और इस एनर्जी के कारण हम ये भी देखते हैं कि उस एनर्जी का उस डीमन किंग पर अभी भी कुछ ही असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो अभी भी इतना गुस्से में ही था कि अभी तक भी उसने सन स्टेज के स्वॉर्ड मास्टर को अपने पंजे में दबोच लिए हुए था। साथ ही साथ में वो एनर्जी भी अब और भी दूर दूर तक फैलने लग गई थी। तभी अचानक से वो डीमन किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसलिए वो अपनी ब्लैक एनर्जी की योरा का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड मास्टर को दूर फेंक देता है। साथ ही साथ में हमें ये भी दिखाया जाता है कि अर्थ स्वॉर्ड मास्टर ये सारे का सारा नजारा दूर से देख रहा था। ऐसा करते हुए वो डीमन किंग और भी ज्यादा दहाड़े मारने लग गया था। साथ ही साथ में वो उन सभी ह्यूमंस को ललकार रहा था कि मैं आज तुम सभी ह्यूमंस को इस सफाई हस्ते से मिटा कर रख दूंगा। ये सारी की सारी बातें तो ह्यूमन किंग के साथ उसके दोनों वॉरियर जो कि सन स्टेज स्वॉर्ड मास्टर और साथ ही साथ में स्टार स्टेज स्वॉर्ड मास्टर भी सुन रहे थे। ह्यूमन किंग जैसे ही इस डीमन किंग की ये सारी की सारी बातें सुनने लग गया था, इसलिए वो भी अब और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड की पावर निकाल लेती हुई उस डीमन किंग पर एक स्लैश अटैक कर देता है। लेकिन इस स्लैश अटैक का उस डीमन किंग पर कुछ ही असर नहीं हुआ। ह्यूमन किंग के स्लैश अटैक को करते हुए तो उसके बाकी दोनों साथी भी उसके पास पहुंचा चुके थे कि तभी यहाँ पर डीमन किंग उनके ऊपर आते हुए उनसे कहने लग जाता है कि आज तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिस पर ह्यूमन किंग भी उसे ललकारते हुए कहता है कि अगर तुम हमें सफाई हस्ती से मिटाने की सोच रहे हो तो हम तुम्हारी ही डीमन वर्ल्ड में तुम डीमन किंग को मारने की सोच रहे हैं। ये सुनते हुए तो ह्यूमन किंग के अपने दोनों साथी भी बिल्कुल ही लड़ने के लिए रेडी हो चुके थे और वो एक बार तब फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। इसलिए वो देखते ही देखते लगातार ही उस डीमन किंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इन सभी अटैक्स को रोकते हुए वो डीमन किंग ने भी अपनी एक स्वॉर्ड निकाल ले रखी हुई थी जिसका यूज करते हुए वो उन दोनों ह्यूमंस किंग से अटैक्स को रोकने की कोशिश कर पा रहा था। लेकिन साथ ही साथ में वो भी उस पर हमला कर ही रहे थे।
तभी यहाँ पर वो दोनों ह्यूमंस किंग अपनी ही स्वॉर्ड टेक्निक के साथ साथ अपनी एस्केप टेक्निक का यूज करती हुए उस डीमन किंग को थोड़ा बहुत परेशान करने लग गए थे, लेकिन वो डीमन किंग अपनी डिवाइन आइज का यूज करते हुए उन्हें भांप लेता था। डीमन किंग भी उन्हें बार बार देखकर उन्हें पकड़े जा रहा था और उन्हें दूर फेंक भी रहा था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहे थे। साथ ही साथ में ह्यूमन किंग भी दूर से खड़ा होता हुआ उन तीनों की इस फाइट को देखे जा रहा था, जिस बार अब ह्यूमन किंग को इस बात का अंदाजा हो ही गया था कि अब ये डीमन किंग हमारे काबू से बाहर होने लग गया है। इसलिए उसका मन चाह रहा था कि वो खुद भी इस मैदान में मैदान मारने की कोशिश करे। इसलिए वो ह्यूमन किंग अपनी फ्लाइंग इमोर्टल स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिसकी एनर्जी का यूज करते हुए हम देखते हैं कि वो उस डीमन किंग पर एक हमला कर देता है, जिस पर उस डीमन किंग का स्वॉर्ड तो उस अटैक को नहीं रोक पाया और वो अर्थ की तरफ आ लगती है, जिस पर हमें दोस्तों कई हजार सालों बाद का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उससे ही स्वॉर्ड तो एक ह्यूमन के पास आ चुकी थी और हमें इस बात का अंदाजा हो ही जाता है कि आखिरकार उन ह्यूमंस ने डीमंस को हरा दिया था। और अब तो दोस्तों हमें उस स्वॉर्ड के असल ओनर को भी दिखाया जाता है, जो कि एक ह्यूमन शेप में आ चुका था और आज के बाद इस स्वॉर्ड का ओनर भी वही है और साथ ही साथ में हमारी इस कहानी का मेन लीड भी होने वाला है। अगले सीन में हमें एक जंगल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक मोटे से शख्स को भागता हुआ देखते हैं, लेकिन अचानक से हम ये भी देखते हैं कि उसके पीछे से कुछ गुंडे लोग भागे जा रहे थे, जिस बार वो शख्स आगे भागते हुए अचानक से नीचे गिर जाता है और वो उसके करीब आते हुए बोल रहे थे कि हमें अपने पैसे दे दो। ये सुनते हुए तो वो शख्स भी उससे यही बोलने लग गया था कि अरे मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है, कि तभी वो उसकी तलाशी भी लेने लग गए थे कि अचानक से उससे कुछ अजीब सी चीज बरामद हो जाती है। ये देखते हुए तो वो उसे चेक करने भी लग गए थे, लेकिन अचानक से उन्हें मालूम हो जाता है कि इस गोले की वजह से तो बहुत ही ज्यादा बदबू फैलने लग गई है, इसलिए वो उसे दूर फेंक देते हैं, लेकिन तभी वो तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर और भी ज्यादा बदबू फैलने लग गई थी, जिस पर हम देखते हैं कि वही मोटा शख्स इस बात का फायदा उठाते हुए वहाँ से भागने ही लग गया था, लेकिन अचानक से उस शख्सों से देख लेते हुए उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन उसके अचानक से रास्ते में वही डिमोनिक स्वॉर्ड आ गई थी, जिसकी वजह से उस मोटे शख्स की जान तो अब बच चुकी थी, जो कि वही डिमोनिक स्वॉर्ड थी जो कि हमने इस वक्त डीमन किंग के पास देख ली हुई थी। ये देखते हुए तो वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इस किस्म की स्वॉर्ड आ कहाँ से गई है, कि तभी हम देखते हैं कि एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम बैन था। वो आगे बढ़ते हुए उसके पास आकर उससे कहता है कि आखिरकार ये लोग तुम्हें क्यों पकड़ना चाहते हैं, जिस पर वही मोटा शख्स उसे कहता है कि यार मुझे तो कुछ नहीं पता कि ये मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं। तभी वो सभी गुंडे लोग भी उस बैन से कहने लग जाते हैं कि अरे छोटे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और हमारे रास्ते में क्यों आ गए हो, हम तुम्हें मार देंगे। जिस पर बहनों ने कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही गड़ी सली बू आ गई थी, इसलिए अब तो मैं तुम सभी लोगों से इसका कर्ज लेकर ही रहूंगा। ये सुनते हुए तो उन सभी वॉरियर्स का ये हेड उनसे कहता है कि हम तुम्हें मार देंगे और उसे इर्द गिर्द से घेर लेते हैं। ये देखते हुए तो वो मोटा शख्स भी बैन के पांव पकड़ कर कहता है कि बैन यार मेरी जान को बचा लो, लेकिन हम देखते हैं कि उन सभी लोगों के दरमियान में एक जबरदस्त सी फाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर बैन तो उन सभी लोगों की अच्छी खासी पिटाई कर रहा था। ये देखते हुए तो वो मोटा शख्स भी इस बात का फायदा उठाते हुए वहाँ पर एक शख्स से पैसे लेने लग गया था, लेकिन तभी वो उसे देख लेते हुए फिर से मार पीटने लग गया था, इसलिए वो फिर से बैन के पास आकर कहता है कि प्लीज मेरी जान को बचा लो। तभी यहाँ पर उन सभी चोरों ने बैन को भी इर्द गिर्द से घेर रखा हुआ था और साथ ही साथ में वो सभी मिलकर बैन पर लगातार ही हमले किए जा रहे थे, लेकिन बैन भी रुकने वाला नहीं था और फाइनली उन सभी लोगों को मार गिरा देता है। ये देखते हुए वो फिर से मोटे शख्स के पास आकर उससे कहता है कि क्या तुम मेरा थैंक्स नहीं बोलोगे। ये सुनते हुए तो वो मोटा शख्स से कहता है कि ठीक है यार तुमने मेरी जान को बचा लिया है, इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स बोल देता हूँ, लेकिन वो तो उसे कहता है कि नहीं मैं ऐसा थैंक्स नहीं चाहता हूँ। जिस पर बैन से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए इसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे। जिस पर वो उसे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, बल्कि मेरे पास तो वही सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए गोला था जो कि मैंने ब्लास्ट करवा दिया है। ये सुनते हुए तो बैन भी काफी ज्यादा उस पर गुस्सा हो चुका था, लेकिन खैर बैन उसे कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा मासूम दिख रहा था। कि कुछ लोग खड़े हुए थे जिन्हें देखते हुए वो डाकू लोग वहाँ से भाग जाते हैं। बैन जैसे उन्हें पीछे देखता है वो देखता है कि वहाँ पर सी फैमिली के कुछ लोग आए हुए थे। सी फैमिली के सैनिक अपने मास्टर से पूछते हैं कि मास्टर हम इन दोनों का क्या करें, जिस पर वो ने कहता है कि इन दोनों को खत्म कर दो। ये सुनते हुए तो बैन भी अपनी उसी स्वॉर्ड को निकाल लेता है ताकि वो उनसे लड़ सके। ये देखते हुए दो सैनिक आगे बढ़ती हुई उस पर एक हमला कर देते हैं, लेकिन वो उस हमले से इजीली खुद को बचा लेता है और देखते ही देखते हम देखते हैं कि वो उनके तीनों सैनिकों को मारकर नीचे गिरा देता है। उन तीनों सैनिकों के फेंकने के बाद वो अपने मास्टर के सामने खड़े हो जाते हैं और मास्टर से
कहते हैं कि मास्टर हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए तुम्हें खुद से ही लड़ना होगा। ये सुनते हुए सी फैमिली का मास्टर भी अब घोड़े से नीचे आ चुका था। साथ ही साथ में वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, इसलिए वो बैन से कहता है कि अरे बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो। ये सुनते हुए तो बैन भी उससे कहता है कि तुम्हारा इस बात से कोई मकसद नहीं है, बल्कि तुम अपना मकसद बताओ और इस बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम सदियों तक याद रखोगे। ये सुनते हुए तो सी फैमिली का मास्टर अब और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि अचानक से उसकी नजर उसकी स्वॉर्ड पर पड़ जाती है, जिसे पुरानी एक फ्लैशबैक सीन में उसे एक बैनर नजर आ गया था जिस पर लिखा हुआ था कि हमें ये शख्स चाहिए। साथ ही साथ में बैन के और स्वॉर्ड के पकड़े जाने पर इनाम भी रखा हुआ था। ये सुनते हुए तो सी फैमिली का मास्टर के जहन में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए वो बैन पर हमला करना शुरू कर देता है। बैन भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हुए उसका बड़े अच्छे अंदाज में मुकाबला किए जा रहा था। साथ ही साथ में हम ये भी देख रहे थे कि बैन उस पर थोड़ा बहुत भारी पड़ रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो उसकी स्वॉर्ड को भी तोड़ कर रख देता है। सी फैमिली के मास्टर के तलवार टूट जाने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो अपने सैनिकों के पास पहुंचकर उनसे कहता है कि इस लड़के को मार दो। ये देखते हुए वो उसे मरने के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन फाइनली वो बैन को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी बैन भी उन सभी लोगों से ये कह रहा था कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि उसकी उस डीमन किंग स्वॉर्ड में कुछ गड़बड़ी सी महसूस होने लग गई थी और उसकी एनर्जी हाई हो चुकी थी, जिसकी वजह से बैन उस तलवार को थमा नहीं पाता और वो उससे नीचे गिर गई थी। ये देखते हुए तो उनके मास्टर को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी और उसकी मुंह से भी खून बहने लग जाता है। तभी यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि बैन को उन दोनों सैनिकों ने पकड़ ले लिया हुआ था और दूसरी तरफ उसके मुंह से भी खून बहने लग गया था, इसलिए वो बैन को छोड़कर दूसरी तरफ भागते हुए अपने मास्टर को उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखते हुए तो वो वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन जाने से पहले ये भी बोल रहे थे कि बैन हम पहले जिंदा आएंगे और फिर तुम्हें मार गिरा देंगे। ये देखते हुए तो वो मोटा साथी भी फायदा उठाते हुए वहाँ से निकल गया था। तब यहाँ पर बैन आगे बढ़ते हुए अपने हाथ को देखने लग गया था, जिस पर उसे मालूम पड़ता है कि ये मेरी आंखें को क्या हो गया है। कि तभी वो फिर से उसी स्वॉर्ड को टालेते हुए बोल रहा था कि तुम्हें क्या हो गया था, तुमने तो मुझे हरा ही देना था। लेकिन खैर बैन की जान यहाँ पर बच चुकी थी और अगली ही पल हम देखते हैं कि वही मास्टर अपने दूसरे ग्रेट मास्टर के पास पहुंचा चुका था। सी फैमिली का यंग मास्टर ये जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो अपने उस हेड सैनिक को वहां से दूर फेंक देता है, जिस पर वो उसे माफ नहीं करने वाला था। अगले सीन की शुरुआत में हमें जंगल में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जिया था और वो अपने दूसरे साथी से पूछती है कि मेरे भाई कहाँ चले गए हैं और वो कब तक आ जाएंगे, जिस पर वो शख्स उसे बताता है कि हमें सबसे पहले तो यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना होगा। और बात रही कि वो कब तक आ जाएगा, तो वो बहुत ही जल्द आ चुका क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दूसरी सिटी गया हुआ है। नेक्स्ट सीन की शुरुआत में हमें रात का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक फेंग लियू नाम का शख्स खड़ा हुआ था जो कि एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्डमैन था। तभी अचानक से उसके पास कोई एक और शख्स गुजर जाता है, जिसे देखने पर वो अपनी स्वॉर्ड की पावर का यूज करते हुए उसे रोक लेता है। ये सुनते हुए तो वो डीमन नमा शख्स भी खड़ा हो जाता है। ये डीमन नमा शख्स दरअसल में एक डीमन था जो कि रास्ता रोकने पर उससे कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुमने मेरा रास्ता रोक लिया है, इसलिए तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो। जिस पर फेंग लियू उससे कहता है कि आज फाइनली मुझे ये मौका मिल ही गया है कि मैं अपने भाई का बदला तुम डीमन से ले लूं। ये सुनते हुए तो वो डीमन ली भी उस पर जंप करते हुए हमला कर ही देता है और उसने तो एक ही स्लैश अटैक से फेंग लियू को हरा दे दिया था, क्योंकि वो डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। नेक्स्ट सीन की शुरुआत में हमें बैन ली को दिखाया जाता है जो कि सियान सिटी में पहुंचा गया था। जहां पर पहुंचती वो देखते हैं कि वो जगह तो काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। साथ ही साथ में वो भी टहलता हुआ जा रहा था कि अचानक से वो देख लेता है कि एक लड़की डांस कर रही थी जो कि उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लग गई थी। उसके बाद वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लग गया था और अपने लिए कुछ फ्रूट खरीदने ही लग गया था, लेकिन अचानक से वहीं पर वही मोटू बंदा आ गया था। वो मोटू बैनली से कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है, लेकिन ये बात सुनने से पहले बैनली भी उससे कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मैंने तुम्हारी जान को बचाया था तो तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। ये सुनते हुए वो मोटू तो थोड़ा बहुत चौंकी गया था, लेकिन वो तो उससे कहता है कि यार अभी भी मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, इसलिए वो उससे इग्नोर करती हुई आगे रवाना हो जाता है। लेकिन वो मोटू उसका अभी भी पीछा छोड़ने वाला नहीं था। बैनली तो उसे जान छुड़ाते हुए आगे जा ही रहा था, लेकिन वो मोटू उसका अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसलिए वो उससे खड़ा होकर कहता है कि अरे तुम खुद की जान को क्या मरवाना चाहते हो। जिस पर बैनली ने उस मोटू पर अपनी तलवार भी रख दी थी, जिस पर वो तो काफी ज्यादा घबरा गया था। इसलिए वो मोटू बैनलू से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे किसी भी मामले में हेल्प कर लूँ। जिस पर वो मोटू से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सारी की सारी सियान सिटी का मंजर करवा दूं और इर्द गिर्द घुमा दूं ताकि सियान सिटी के बारे में आपको सारी की सारी मालूमात हासिल हो सके। ये सुनते हुए तो बैनली थोड़ा सा सोचने लग गया था, लेकिन फाइनली वो उससे कहता है कि ठीक है मैं आपकी इस शर्त पर राजी हो चुका हूँ। इसलिए वो ऐसा इसलिए कर रहा था
था क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मिशन पर आ चुका था। इसके बाद वो शर्त मानने के बाद आगे रवाना हो ही जाते हैं कि अचानक से बेनली को एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक सी वैली दिख जाती है, जिस पर वो मोटू उसे बताता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर टाइप की एक वैली है। तभी बेनली उसे ये भी बताता है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डरावने किस्म के भूत रहा करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर फैमिली रहा करती थी, जिसकी वजह से उस फैमिली ने इस जगह को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। ये बात बताने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि बेनली ने उसे सबसे पहले यही बोला था कि पहले तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो मोटू तो छप्पर फाड़ कर मीट खा रहा था कि अचानक से बेनली उससे पूछता है कि ये जो दो बंदे टेबल पर बैठे हुए हैं ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे तो ये कुछ मशकूक से दिख रहे हैं। जिस पर वो मोटू से बताता है कि ये डोंगफेंग क्लैन के लोग हैं जो कि यहाँ पर सियान फैमिली की शादी में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं, और साथ ही साथ में वो ये भी बता रहा था कि ये डोंगफेंग क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं। ये जानने के बाद तो बेनली उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ और भी इंफॉर्मेशन है तो वो भी जल्दी जल्दी मुझे बता दो। जिस पर वो उसे बताता है कि ये डोंगफेंग क्लैन की फैमिली तो सी फैमिली के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहती है। साथ ही साथ में वो ये भी बता रहा था कि डोंगफेंग फैमिली ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो सी फैमिली के साथ मिलकर खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना ले, और हम चाहते हैं कि हम इस मकसद को कामयाब ना होने दे, लेकिन ये इसको लगे हुए हैं कि कामयाब कर सकें। तभी यहाँ पर वो मोटू तो बेनली को एक बहुत ही ज्यादा कीमती खजाने के बारे में भी बता देता है, और ये खजाना दोस्तों ये है कि वो से बताता है कि सी फैमिली बैन फैमिली को एक बहुत ही ज्यादा कीमती किस्म की एक मोती दे रहे हैं। वो ये भी कहता है कि आज के दिन वो मोती यहीं पर ही गुजरेगी, इसलिए बैन तो ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लग गया था कि आज तो मैं इस चीज को लेकर ही रहूंगा। तभी अचानक से उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके पास बैठा हुआ शख्स भी उनकी ये सारी की सारी बातें सुन रहा था, और उस शख्स को तो कुछ अच्छा नहीं दिख पा रहा था। तभी यहाँ पर ये सारी की सारी बातें जानने के बाद बैन तो मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए ये सोच रहा था कि मैं उस सीक्रेट हासिल करने के बाद ऐसा क्यों ना कर लूं कि कुछ पैसे भी कमा लूं। तभी वो मोटू ये देखकर बेनली से कहता है कि अब तो मैं भी समझ चुका हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। वो उसे बताता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम यहाँ पर उस दुल्हन को लेकर आने के लिए आए हुए होंगे। ये सुनते हुए तो बेनली गुस्से से कहता है कि अरे बेवकूफ ये तुम क्या बके जा रहे थे। कि अचानक से वहाँ पर एक शख्स खड़ा होकर कहता है कि एक लेडी तुम सभी लोगों के सामने डांस करेगी और उसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए तुम सभी लोग उसकी हेल्प भी कर देना। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लेडी आ जाती है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। बेनली इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि इसके बाद वो वहाँ पर संगीत बजाना भी शुरू कर देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे अंदाज में संगीत बजाई जा रही थी। इसके बाद हमें बेनली का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो देखता है कि अचानक से उसकी आंख खुल गई थी और उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लेडी बैठी हुई थी। ये देखते हुए तो बेनली बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था कि आखिरकार मैं कहाँ पर पहुँचा गया हूँ। कि तभी वो इर्द गिर्द देखने लग गया था और पूछता है कि मैं कहाँ पहुँचा चुका हूँ। वो लड़की जो कि उसके पास में बैठी हुई थी वो उसे अपना नाम बताती हुई कहती है कि मेरा नाम यूवी है और कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले मुझ पर हमला कर दिया था और तुमने ही मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ में वो ये भी बोल रही थी कि इस वक्त तुम्हारे सर के ऊपर एक बहुत ही गहरी चोट लग गई थी जिसकी वजह से तुम बेहोश हो चुके थे। तभी यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि चोट तो मेरे सर पर लगी थी लेकिन ये तकलीफ मेरे दिल पर क्यों हो रही है, इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहा था। नेक्स्ट सीन की शुरुआत में हम उन दोनों को चांद का मंजर देखता हुआ देख रहे थे जहाँ पर तो वो लड़की उससे यूवी पूछती है कि तुम क्या बनना चाहते हो। तभी यहाँ पर बेनली उसे बताता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्डमैन बना लूं ताकि मैं सारे के सारे इलाकों के लोगों को मुझे जान सके, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं उन सभी अमीरों को लूट लूं जो कि गरीबों को लूटना चाहते हैं। यूवी बेनली की ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को एक बहुत ही आलीशान शख्स बना लो, साथ ही साथ में मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि एक दिन आएगा कि तुम उन सभी गरीब लोगों की हेल्प करोगे। ये कहते हुए तो यूवी भी बेनली के ऊपर अपना सर रख लेती है। कि तभी यहाँ पर बेनली ये देखते हुए मन ही मन में ये सोचे जा रहा था कि मैं एक लुटेरा हूँ। साथ ही साथ में वो ये भी जानने लग गया था कि यूवी के ख्यालात मेरे लिए कुछ अच्छे नहीं है। साथ ही साथ में उसको ये भी समझ आ रहा था कि यूवी मन ही मन में मुझे चाहती है लेकिन मैं एक लुटेरा हूँ और मैं इसे क्या खुशियाँ दे सकूंगा, इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी यहाँ पर अगली ही पर हम ये भी देख लेते हैं कि बेन ने तो यूवी को छोड़ ही लिया था क्योंकि वो दिल का बिल्कुल ही साफ था और वो एक अमीर लड़की की जिंदगी को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अकेले ही अपनी अगली ही मिशन पर निकल जाता है। आगे जाते हुए उसने हजारों मील दूर का सफर भी तय कर लिया था और वो एक नक्शे का यूज करते हुए खुद के खजाने को ढूंढना चाहता था। जो नक्शा उसके पास था वो चाहता था कि वो अपने खजाने तक पहुंच सके, लेकिन ये रास्ता उसके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन साबित हुआ। तभी अचानक से वो रात के अंधेरे में एक गुफा के करीब ही पहुंचा गया था और उस गुफा के अंदर जाते हुए उससे एक क्रिस्टल में लड़की दिख जाती है जो कि दिखने में वो भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उसका नाम भी कुछ बहुत ही ज्यादा मखसूस सा दिख रहा था। इस लड़की का नाम नीरा था
जो कि हमें थोड़ी ही पिछले तो वही होटल में दिख जाती है कि इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेनली ने तो उन सभी लोगों का एक बहुत ही बड़ा सा ग्रुप बना रखा हुआ था और हम देखते हैं कि वो बेनली के साथ बड़ी अच्छी अंदाज में एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। तभी यहाँ पर ये सीन तो यहाँ पर प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि बेनली तो अभी भी उसी ही होटल के अंदर बैठा हुआ था कि हमें शादी का मंजर भी दिखाया जाता है जो कि शादी अब बिल्कुल ही करीब आ चुकी थी कि तभी हम दो लोगों को देखते हैं जो कि ये बोल रहे थे कि ये शादी क्यों हो रही है। वो लोग ये बोल रहे थे कि सी फैमिली एक बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज फैमिली है, साथ ही साथ में वो ये भी बोल रहे थे कि वो 7 फैमिली में से एक बहुत ही अच्छी फैमिली है, इसलिए वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं और वो क्यों उस डोंगफेंग वाली फैमिली के साथ शादी कर रहे हैं। तभी हम बाहर का मंजर देखते हैं जहाँ पर हम सी फैमिली की उसी ही वॉरियर को देखते हैं जिसका नाम जियांग था और इससे पहले तो उसकी फाइट भी हो चुकी थी। ये देखते हुए तो वहाँ पर अब हलचल मचना शुरू हो गई थी कि तभी यहाँ पर बेनली उस मोटू से कहते हैं कि तुम्हें कुछ न कुछ करके थोड़ा बहुत हंगामा करना होगा कि तभी यहाँ पर पड़े हुए पैसों को मैं चोरी कर लूंगा। यहाँ पर दोस्तों बेनली उन पैसों की बात कर रहा था जो कि सी फैमिली डोंग फैमिली को देना चाहती थी, इसलिए वो चाहता था कि उनको देने से पहले ही मैं चोरी कर लूंगा, लेकिन इस बात पर तो वो मोटू इसका साथ नहीं दे रहा था। अलबत्ता यहाँ पर वो मोटू उसे एक तजवीज देती हुई कहता है कि तुम इस मास्क को पहन लो, जिस पर वो तो उस मास्क को पहन लेती हुई साथ ही साथ में उसके आगे प्लान बताना भी शुरू कर देता है। यहाँ पर दोस्तों वो मोटू ने तो उसके साथ एक अजीब ही किस्म की चाल चली थी और हम देखते हैं कि वो मोटू वहाँ पर चिल्लाती हुई कहते हैं कि ये शख्स वही शख्स है जिसके ऊपर 8 लाख का इनाम रखा है, इसलिए जल्दी से इसे पकड़ लो और मैंने इसे एक अजीब किस्म की दवा भी पिला दी है जिसकी वजह से तुम इजीली पकड़ लोगे। ये सारे का सारा हलचल देखते हुए तो बेनली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहाँ पर लगे हुए उस पोस्टर को भी देख लेता है जिसके ऊपर बेनली का नाम और ओसवाल्ड लिखा हुआ था। ये देखते हुए तो वो सभी लोग उस पर हमला भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बेनली खुद को बचाते हुए बाहर नीचे धड़ाम से गिर गया था जो कि डोंगफेंग फैमिली के सामने आ खड़ा होकर गिर गया था। वो मास्टर से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो खड़ा होते हुए कहता है कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा था कि वो सभी लोग भी वहाँ पर पहुँचा चुके थे। वो सब लोग डोंगफेंग मास्टर को बताते हैं कि ये वही शख्स है जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा इनाम रखा है, इसलिए वो वहाँ से फिर से भागने की कोशिश करता है कि अचानक से वो मास्टर उस पर अपनी फायर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करने लग जाता है। आगे भागते हुए अचानक से उसकी टक्कर जियांग से हो गई थी, जिसकी वजह से ये देखकर जियांग उसकी तलवार को देखकर पहचान ही जाता है कि इससे तो मेरी पहले भी फाइट हो चुकी है। जियांग के उसे देखते ही वो अपने साथियों को बेनली को पकड़ने का कहता है, इसलिए वो उसे इर्द गिर्द से घेर लेते हैं कि तभी यहाँ पर जियांग भी उसके सामने आकर कहता है कि मैंने तुमसे बोला था कि अगली मर्तबा हम मिलेंगे तो हम तुम्हें मार देंगे। ये वह जानते हुए तो बेनली भी मन ही मन में सोच रहा था कि आखिरकार मेरी कैसे लोगों के साथ टक्कर हो गई है और वो ये सोच रहा था कि उस मोटू को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसकी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा था। बेनली तो दोस्तों इर्द गिर्द से घेर लिया हुआ गया था कि तभी यहाँ पर वो उसे जियांग आकर कहता है कि आज हम तुम्हें मार ही देंगे, जिस पर बेनली उससे कहता है कि अगर आज मैं इंजर्ड ना हो चुका होता तो तुम लोग मुझे कभी भी नहीं मार पाते। तभी वहाँ पर डोंगफेंग फैमिली का ओल्ड मास्टर भी आ जाता है जो कि बेनली से कहता है कि अब मैं ये तो जान चुका हूँ कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो क्योंकि तुमने मेरे इतने ज्यादा फायर अटैक को भी इजीली डॉज कर लिया था। ये कहते हुए तो वो अभी भी बेनली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो अभी भी उस पर हमला करना ही चाह रहा था कि अचानक से वही गोला फिर से आ जाता है जिसकी बदबू तो इर्द गिर्द फैल जाती है। इस गोले की बदबू दोस्तों इतनी ज्यादा गंदी होती है कि उसकी वजह से सांस लेना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये देखते हुए तो जियान अपने बाकी सभी साथियों से कहता है कि जल्दी जल्दी जाओ और शादी को प्रोटेक्ट करो। इस बात का फायदा उठाते हुए तो बेनली भी वहाँ से धीरे धीरे करके निकलने लग गया था। अभी तक इर्द गिर्द से वही बदबू फैली हुई थी कि अचानक से डोंगफेंग फैमिली के मास्टर के पास एक शख्स आ जाता है जो कि उसे बताता है कि हमारी दुल्हना को किसी ने किडनैप कर दिया है, जिसकी वजह से गुस्से में आते हुए वो सभी के सभी स्मोक को हटा देता है। उस बदबू को खत्म करने के बाद वो अपने सैनिक का गले से पकड़ लेती हुई कहता है कि बताओ आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये स्मोक कौन फैला लेता है जिसकी वजह से हम हर बार नाकाम ही हो जाते हैं। ये देखते हुए वो उसे बताता है कि वो एक ग्रे कलर में एक शख्स आ गया था जिसने हमारी दुल्हना को किडनैप करके ले गया है। ये बात सुनती हुए तो वो सोल्डर मास्टर को ये बात मालूम हो जाती है कि ये सारे का सारा काम बेनली का होगा। इस तरफ हम बेनली को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानने वाला था और आगे बढ़ ही जा रहा था कि अचानक से उन सभी के सभी सैनिकों ने उसे इर्द गिर्द से घेर लिया। वो सब सैनिक बेनली को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन अचानक से वो वहाँ पर एक मौजूद दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी दूसरी ओर गिर गया था। बेनली की किस्मत तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि दोस्तों ये जगह वही जगह है
जिसके बारे में उस मोटू ने उसे बताया था। ये जगह भूत वैली कहलाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस वैली थी। बेनली इस जगह पर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन फाइनली अब वो यहाँ पर पहुंचा चुका है। तभी हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी ही मोटू को देखते हैं। वो ये सारे का सारा मंजर देख रहा था, जहाँ पर बेनली तो उस एल्डर मास्टर के साथ लड़ रहा था और उसके फायर अटैक को बेनली ने डॉज कर दिया था। ये देखते हुए तो उस मोटू को अंदाजा हो ही जाता है कि मुझे बेनली का साथ दे देना चाहिए था, तभी जाकर मैं और भी ज्यादा पैसे कमा सकता था। इसलिए वो गोला उठाते हुए उनकी तरफ फेंककर बेनली की मदद कर लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दूल्हा जो कि वहाँ पर दूल्हा बनने वाला था, तभी यहाँ पर उसके और कुछ लोग सैनिकों ने आकर हमला कर दिया था। इसलिए वो मोटू चाहता था कि इसकी भी मदद की जाए, इसलिए वो फिर से उसी गोले का इस्तेमाल करते हुए उनकी मदद करने लग गया था। साथ ही साथ में वहाँ पर मौजूद सारे के सारे कॉइंस जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती थे, इसे हटाते हुए कलेक्ट करने लग गया था। किसी के साथ ही हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम फिर से रात के अंधेरे में बेनली को देखते हैं। वहाँ पर इर्द गिर्द देखते हुए बेनली मन ही मन में सोच रहा था कि आखिरकार मैं एक ऐसी खौफनाक सी जगह पर आ चुका हूँ। इसके बाद वो खुद की बॉडी को चेक करने हुए मालूम हो जाता है कि मेरी सारी की सारी बॉडीज की इंजरीज तो बिल्कुल ही हील हो चुकी है। ये देखते हुए वो और भी ज्यादा परेशान दिख रहा था कि अचानक से उसे कुछ लोगों की मशकूक सी आवाजें सुनाई देने लग गई थी। इसलिए वो धीरे धीरे करके उसी ही जाने बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हुए बेनली मन ही मन में ये सोचे जा रहा था कि मैं तो मर चुका हूँ। इसलिए आगे जाते हुए उससे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की दिख जाती है, जिस पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम परी हो। जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि नहीं, तुम ये सोच रहे हो कि क्या तुम मर चुके हो, लेकिन तुम मरे नहीं हो, बल्कि चान फैमिली की भूत वैली में आ चुके हो। जिस पर उसे वही बात याद आ गई थी जहाँ पर वो मोटू ने उसे बताया था। ये बात जाने के बाद तो अब बेनली की हालत देखनी ही वाली थी कि अचानक से जैसे ही वो उस लड़की को देख जाता है, वो देखता है कि उस लड़की ने तो खुद को ट्रांसफॉर्म करके एक ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से तो वो बेहोश होने लग गया था। साथ ही साथ में हमें वहाँ पर और भी बहुत सारी चेंजेस दिखाई गई थी कि अगली ही पल हम फिर से उसी मोटू को देखते हैं, जिसने बेनली के साथ वादा किया हुआ था कि आखिरकार हम सारे के सारे मामले को करने के बाद तो इसी जगह पर मिलेंगे। साथ ही साथ में रात भी काफी गहरी हो चुकी थी और वो भी अभी तक नहीं आया हुआ था, इसलिए वो मोटू बहुत ही परेशान हो चुका था। तभी यहाँ पर वो मोटू उसका मरने का नाटक करते हुए रो ही रहा था कि अचानक से हम ये भी देख लेते हैं कि बेनली तो उसके पीछे आ चुका था और वो उसके नाटक को देखकर उससे एक चपाट मार ले लेता है, जिस पर वो देखता है कि आखिरकार ये तो बेनली जिंदा है। तभी वो मोटू उसे देखकर कहता है कि क्या ये कोई भूत नहीं है या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। जिस पर बेनली उसे कहता है कि अभी अभी तो मैं एक भूत से जान को बचा कर आ गया हूँ। इसलिए वो उसका पैर पकड़ कर कहता है कि प्लीज मेरी जान भूतों से बचाओ और मेरी हिफाजत करो। तभी यहाँ पर वो मोटू तो उसे लाचू बोलने लग गया था। दरअसल में दोस्तों वो बैनर भी लाचू नाम के शख्स का था, जो कि वो सभी लोग लाचू नाम के शख्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन बेनली की शक्ल भी उसी शक्ल से मिल रही थी। इसलिए बेनली उस मोटू से कहता है कि मैं लाचू नहीं हूँ, मैं बेनली हूँ। तभी यहाँ पर वो मोटू से कहता है कि अच्छा असल बात ये है। जिस पर तो बेनली उस पर गुस्से से अपनी तलवार पकड़कर कहता है कि तुमने उस जगह पर मुझे धोखा दे दिया है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें उसके धोखे का हिसाब देना होगा। ये देखते हुए तो वो मोटू काफी ज्यादा डर के मारे पीछे हटने लग गया था। साथ ही साथ में वो उससे ये भी बोल रहा था कि अगर तुमने मुझे अभी मार दिया तो तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में नाकाम हो जाओगे। लेकिन ये बातें जानने के बाद तो बेनली पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उससे कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम आइंदा से मुझे धोखा नहीं दोगे। जिस पर वो मोटू से कहता है कि उस वक्त मैं लालच में आ चुका था और मैं आपकी पावर के बारे में भी नहीं जानता था, इसलिए मैं आगे तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद तो वो भी उसके साथ मान जाता है कि चलो ठीक है, एक मौका मैं तुम्हें और भी दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पर बेनली उससे पूछता है कि मुझे तुम्हें ये बताना होगा कि उस वक्त तुमने होटल में कितने पैसे चुराए थे। तभी यहाँ पर वो मोटू बात फेर लेती हुई कहता है कि मुझे इतना इल्म नहीं है कि मैंने कितने ज्यादा पैसे चुराए हैं, लेकिन मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूँ। इनमें से एक बात तो बहुत ही बुरी है और एक बहुत ही अच्छी है, तो पहले तुम चूज कर लो कि तुम कौन सी बात चूज करना चाहते हो। बेनली उसे कहता है कि आज का दिन मेरा बहुत ही ज्यादा बुरा दिन चल रहा है, इसलिए सबसे पहले तो तुम मुझे बुरी बात ही सुना दो। लेकिन वो तो उससे कहते हैं कि नहीं, पहले मुझे तुम्हें अच्छी बात सुनानी चाहिए। और वो उस लड़की को उसी की तरफ बुलाते हुए बुला लेता है, जो कि उसने होटल में देख ली हुई थी। उसे देखते हुए तो बेनली बहुत ही ज्यादा खुश होने लग गया था और उसे दाद देती हुई कहते हैं कि मैं तो तुम्हें बस ऐसा वैसा सुनने के देख रहा था, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा शातिर निकले हो। और उस लड़की की तरफ आगे बढ़ती हुई उसके हाथ पकड़ लेते हुए कहता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी दिख रही हो। उसे देखते हुए तो बेनली अंधा हो चुका था और अपने मोटे साथी की बातें नहीं सुन रहा था। जिस पर तो वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरी अपनी अब बुरी बात भी सुना दो तो वो भी मुझे अच्छी लगेगी। ये बात जानकर तो वो उससे कहते हैं कि अब बुरी बात भी सुन लो। वो मोटू उसे बताता है कि ये कोई लड़की नहीं है, बल्कि ये एक
लड़का है। ये जानकर तो वो बेनली दंग खड़ा रह गया था और उससे कहता है कि तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। वो लड़का तो उसे बताता है कि मैं इसलिए लड़की बन गया हूँ कि मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए मुझे संगीत बचाना पड़ा ताकि मैं उन लोगों से अपने आप को बचा सकूं और वो लोग ये जानने लग जाए कि मैं तो वहाँ से गायब हो चुका हूँ, इसलिए मैंने खुद को एक लड़की की शेप में बदल दिया। वो लड़का तो दरअसल में इन दोनों को शुक्रिया अदा कर रहा था कि तुम दोनों ने ही मेरी जान को बचा लिया है कि तभी बेनली तो उस मोटू पर गुस्सा हो चुका था और उससे कहता है कि तुम आखिर ये क्या काम कर रहे हो और मुझसे क्या करवाना चाहते हो। जिस पर वो लड़की तो उसका शुक्रिया अदा करती हुई कहता है कि तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमका शुक्रगुजार हूँ। वो मोटू बेनली को मशवरा देती हुई कहता है कि हमें इसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेना चाहिए। जिस पर बेनली गुस्सा होकर कहता है कि मैं किन बेवकूफी के साथ पड़ चुका हूँ जो कि मुझे अब छोड़ने ही नहीं दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर बेनली उसे कहता है कि अगर तुम्हारा कोई और भी दोस्त साथी जो कुछ भी हो वो भी आ जाए ताकि मैं उसे भी ग्रुप में शामिल कर लूँ, वैसे भी तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। तभी अचानक से वहाँ पर एक और शख्स भी आ जाता है जो कि बेनली से यही बोलने लग गया था कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारे साथ शामिल होना चाहता हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिख रहे हो। वो शख्स दरअसल में यहाँ पर उसे ये बोल रहा था कि तुम तो वेंचुलाचू हो। वेंचुलाचू जो दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन यहाँ पर तो ये बेनली था, बल्कि वो बैनर वाला शख्स नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडीज भी यही कहती है कि मैं आपको अपना नाम बता देना चाहता हूँ और हम चाहते हैं कि हम सभी लोग आपके ग्रुप में शामिल हो जाएं। ये बात जानने के बाद तो बेनली भी ये सोचने लग गया था कि ये सभी लोगों ने मुझे वैसे भी परेशान कर रखा हुआ है, इसलिए मुझे इन सभी लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर लेना चाहिए। और फाइनली वो उन सभी को अपने ग्रुप में शामिल कर भी लेता है। वो लड़की नुमा शख्स का नाम वैन था और वो दूसरा शख्स जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा वॉरियर दिख रहा था उसका नाम हान था और वो उसके ग्रुप में भी अब शामिल हो जाते हैं। साथ ही साथ में वो मोटू तो पहले से ही इसके ग्रुप का एक बेवकूफ साथी था। यहाँ पर दोस्तों हान वैनलू से कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखा दूं। ये देखते हुए तो वो भी उससे कहता है कि बात ऐसी है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे साथ पावरफुल लोग हो, इसलिए तुम्हें मुझे अपने मार्शल आर्ट दिखाना ही होंगे। तभी यहाँ पर बेनलू और हान एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाते हैं। बेनली उससे कहता है कि तुमने तलवार तो फेंक दी है, तो तुम अगर इंजर हो गए तो मुझे ये नहीं कहना कि तुमने मुझे इंजर्ड कर दिया है। हान के पास तो दोस्तों कुछ अजीब ही तरह की पावर्स थी और वो अपनी एस्केप टेक्निक के साथ साथ अपनी पावरफुल एनर्जी की ऑरा का यूज कर देते हुए तो उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। ये देखते हुए बेनली को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। साथ ही साथ में वो मोटू भी इनके फाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन बेनली इस बात को लिए हुए परेशान था कि आखिरकार इस शख्स के अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे आ चुकी है, इसलिए वो भी इन सभी के सभी राजों के बारे में जानना चाहता था। लेकिन बेनली भी हार मानने वाला नहीं था। इसके बाद तो वो दोनों एक दूसरे के सामने आकड़े हुए थे, जहां पर बेनली उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। के साथ ही साथ में बेनली मन ही मन में ये भी सोचा जा रहा था कि इसने जो गड्ढा कर दिया है मैं तो इसके अंदर फंसाना चाहता था। बेनली तो मन ही मन में उसके बारे में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि तभी यहाँ पर उनका लेडीज वाला दोस्त वैन बोलता है कि चले हमें अब नाश्ता करने के लिए चले जाना चाहिए क्योंकि हमारे अब सुबह होने का मंजर बिल्कुल ही करीब हो चुका है। तभी यहाँ पर अगली ही पल हम देखते हैं कि उसी ही होटल के उस शख्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी लेडीज के पास आकर उससे कहते हैं कि वैन तो भाग गया था। दरअसल में दोस्तों वैन तो उस वक्त लेडी था, इसलिए वो कहता है कि वो लेडी भाग चुकी है। ये बात सुनते हुए तो वो उसे कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तभी यहाँ पर वो फिर से उसे बताता है कि वो तो भाग चुकी है, इसलिए वो तो अब और भी ज्यादा अंदर दिखने में गुस्सा हो चुकी थी। इसके बाद वो अंदर से बोलती हुई उसे बताती है कि क्या तुम जानती भी हो कि सियान सिटी में एक बहुत ही बड़ा सा तूफान आने वाला है, इसलिए हमें इस तूफान से लड़ने के लिए पहले से ही खुद को रेडी करना पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चारों वहाँ से आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं ताकि वो चारों के चारों अपने लिए खाने का बंदोबस्त कर सके। आगे जाते हुए बेनली अपने मुंह को छुपा रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो सभी लोग फिर से उसे ना देख लें, जो कि पोस्टर पर इसकी शक्ल बनी हुई थी, लेकिन दरअसल में वो इसकी शक्ल ही नहीं थी। ये देखते हुए तो वो मोटू उससे कहता है कि यार परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इस जगह पर मौजूद सभी के सभी पोस्टर्स को हटा दिया है, इसलिए तुम परेशान ना हो। आगे जाते हुए तो उनका एक साथी जिसका नाम हांग था वो भी उससे ये बोल रहा था कि मैं किसी छोटे मोटे होटल में खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं कोई ऐसे होटल में खाना खाऊंगा जहाँ पर मुझे जी भर का वाइन मिल सके ताकि मैं खुद को लुत्फ अंदोज कर सकूं। तभी आगे जाते हुए तो बेनली उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि जिस होटल की तुम बात कर रहे हो उसी ही होटल की वजह से तो मेरी जान जाने वाली थी, इसलिए मैं आपके साथ उस होटल में नहीं जाना चाहता हूँ। जिस पर हान उससे कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा डर लग रहा है तो तुम हमारे ग्रुप के काबिल ही नहीं हो और ना ही हम तुम्हें अपने ग्रुप में ऐड करना चाहते
चाहते हैं और ना तुम हमें अपने ग्रुप में ऐड करो। जिस पर बेनली उसे कहता है कि नहीं, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं आप सभी की हिफाजत कर सकूँ। इसके बाद हम उन सभी चारों के चेहरों को उसी होटल में देखते हैं, लेकिन हान तो वहाँ पर ऊपर की तरफ चढ़ने लग गया था क्योंकि वो उसने अपने लिए एक स्पेशल बुकिंग कर रखी हुई थी, क्योंकि उसके पास पैसों की कुछ कमी नहीं थी। ये देखकर तो बेनली बहुत ही गुस्सा हो चुका था। हान के वहाँ पर ऊपर चढ़ने से पहले तो वो बेनली की तरफ पैसे भी उछाल देता है और उसे कहता है कि ये मैंने तुम्हें दे दिए हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन बेनली को उसकी इन हरकतों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वैन उसे खामोश करते हुए कहता है कि यार शांत हो जाओ, कुछ नहीं होता, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ जीना ही होगा। तब यहाँ पर वो मोटू भी उसके साथ बैठा हुआ था, जिस पर वो उसे बताता है कि क्या आप फेंगयू को जानते हो। जिस पर वो उसे कहता है कि नहीं, फेंगयू को तो मैं नहीं जानता हूँ, वो कौन है और वो कैसा वॉरियर है। साथ ही साथ में वो मोटू उसे ये भी बता रहा था कि उसके भाई ने उसके बदला लेने के लिए ली के साथ लड़ाई कर दी थी, लेकिन हमने पिछले एपिसोड में ये भी देख लिया हुआ था कि ली उसे हरा देता है, जिसकी वजह से तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। ये जानने के बाद तो बेनली भी उसे कहता है कि क्या तुम जानते भी हो कि वो एक हारा हुआ शख्स है और हारे हुए शख्स का अंजाम तुम्हें पता ही होना चाहिए। जिस पर वो मोटू से कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, अगर ये हान वही शख्स है जो कि फेंग लू है, तो उसने एक ऐसे शख्स को मार दिया था जिसका नाम ली था और वो एक बहुत ही बड़ा वॉरियर था, जो कि एक डीमन वॉरियर था, जो कि 10 सालों में कोई भी नहीं किया था। और वो मोटू से ये भी बताता है कि जिसने भी लियू के साथ लड़ाई की थी, लियू दरअसल में दोस्तों एक डीमन नुमा शख्स था, जो कि एक बहुत ही बड़ा वॉरियर भी था। कि तभी वो उससे कहता है कि अगर उसने लियू के साथ फाइट करते हुए 10 सालों में उसने इस जंग को जीत लिया था, तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पर दोस्तों ये सारी की सारी तारीफें और बातें तो हान की ही चल रही थी, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड मास्टर था। कि तभी साथ में बैठा हुआ वैन भी उसे यही बताता है कि हाँ बेनली, तुम्हें इस बात को मान लेना चाहिए कि एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड मैन है। तभी यहाँ पर अचानक से उनके साथ बैठे बैठे मोटू के जहन में फिर से एक न्यू आइडिया आ जाता है। वो कहता है कि हम इस इमोर्टल स्वॉर्डमैन किंग से अपने लिए पैसे भी कमा सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ जो कि हम इससे पैसे अच्छे से कमा सकते हैं। तभी यहाँ पर वो सभी लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छे अंदाज में कहानी सुनाना शुरू कर देता है, क्योंकि दरअसल में देयो दोस्तों उसी की एक जाल थी और देखते ही देखते वो उस ली की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो कहानी ये टैंग डायनेस्टी की ही सुना रहा था, जिसमें एक लीनमा शख्स रहा करता था जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन था और उसने तारीफों के पुल बांध रख दे दिए, जिसे देखती ही तो और सुनते उन सभी लोगों ने भी तालियां बजाना शुरू कर दी थी। कहानी सुनाते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा महसूस भी हो रहे थे। तभी यहाँ पर कुछ लोग उससे कहते हैं कि चलो चलो आगे बताओ, अभी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। जिस पर वो ने बताता है कि ली की शादी हो जाने के बाद वो अपनी जिंदगी मजे से जी रहा था। एक दिन वो होटल में बैठते हुए काफी ज्यादा वाइन भी पी लेते हैं कि अचानक से जैसे ही वो बेहोश हो गया था और अगली ही पल उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को जंजीरों से बांधा हुआ पाता है। तभी यहाँ पर ये बात सुनने के बाद तो वहाँ पर बैठा हुआ एक शख्स और भी उसे कहता है कि जल्दी जल्दी बताओ अब आगे क्या हो गया था। जिस पर वो उसे बताता है कि जैसे ही वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसकी सारी की सारी वैली को जलाकर राख कर दिया जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए तो बेनली भी उसे कहता है कि आप मुझे भी बताओ कि इसके बाद आगे क्या हो गया था। जब यहाँ पर बेनली उससे ये भी पूछता है कि उसकी बीवी का क्या हो गया था, वो तो कैद में था। जिस पर वो मोटू से बताता है कि इसके बाद उसकी बीवी प्रिंस के पास चली गई थी। इसके बाद तभी फिर से बेनली उससे पूछता है कि क्या अभी भी वो ली जिंदा है या नहीं है, वो आज डीमन के शेप में है या ह्यूमन के शेप में। तभी उसके साथ बैठा हुआ दूसरा शख्स वहां से बताता है कि अभी भी वो जिंदा है। कि तभी यहाँ पर मोटू फिर से बताने लग गया था कि आखिरकार वो जिंदा क्यों बच गया था और इसके बाद वो कहाँ चला गया था। दरअसल में दोस्तों ली को तीसरे प्रिंस ने कैद कर रखा हुआ था। इसके बाद 200 साल के बाद जागने के बाद वो कहता है कि इसके बाद वो फिर से आ गया था और वो खुद को एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्डमैन, पावरफुल स्वॉर्डमैन बना लेता है ताकि वो तीसरे को मार सके। बेनली इसके बाद आगे की कहानी जानने के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था, इसलिए वो मोटू से कहता है कि जल्दी जल्दी अब आगे की कहानी भी बताओ। जिस पर वो मोटू से बताता है कि इसके बाद उसने एक बहुत ही बड़ी सी जंग छेड़ दी, जिसकी वजह से उस जंग में लड़ते लड़ते ली काफी ज्यादा घायल हो चुका था। साथ ही साथ में वो उसे ये कहानी में भी बता रहा था कि उस जगह की उस लड़ाई के बाद हमने ये भी देखा था कि उस जगह में 3 महीनों तक उनकी वैलीज में और साथ ही साथ में पानी में खून बहा करता था। ये बात सुनते हुए बेनली तो कहता है कि ये शख्स तो हमारे इस इलाके के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट शख्स है, इसलिए जल्द से जल्द हमें इसको ढूंढना होगा। इसके बाद मोटू कहानी को आगे बढ़ाती हुई उन सभी लोगों को बता रहा था कि ली के घायल हो जाने के बाद 3 महीनों तक तो वो बाहर नहीं आ पा रहा था और फाइनली बाहर आ जाने के बाद वो बिल्कुल ही अब ठीक हो चुका था, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ली ने फिर कभी भी जंग नहीं लड़ी है। ये
ये सारी की सारी बातें तो ऊपर खड़ा हुआ हान भी उनकी सुन रहा था और इस कहानी को भी उसने बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था कि तभी यहाँ पर बेनली उनसे कहता है कि जो वो कुछ भी था तो वो कुछ भी था। जिस बार वो मोटू से बताता है कि क्या आपको मालूम भी है कि आज से पहले मैंने ये स्टोरी ये कहानी जिन लोगों को भी सुनाई है उन लोगों को इस बात की समझ नहीं आई कि ली एक अच्छा इंसान था या बुरा इंसान था। मोटू को ये सारी की सारी कहानी सुनाने के बाद वो उन सभी लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरी इस कहानी को इतना अच्छा और गौर से सुना, मैं तुम लोग सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ऐसा हो जाने के बाद तो वो सभी लोगों से पैसे देना भी शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर तो बेनली उससे कहता है कि अगर मुझे पहले से इल्म होता कि तुम ऐसी कहानी सुनाने के बाद लोगों से पैसे बटोर सकते हो तो मैं तुम्हें इस होटल के बाहर खड़ा करके तुम पर कहानियां सुनवाया करता। तभी यहाँ पर उसका दूसरा दोस्त वैनो से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि ली की कहानी इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है जितनी ज्यादा इसने मोटू ने बना दी है। जिस पर तो वो गुस्सा होती हुई कहता है कि अरे तुम क्या बोल रहे हो, उसकी कहानी फिर कैसी थी। तभी वैनो से बताता है कि ली इतना ज्यादा पावरफुल वॉरियर है कि आज तक उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं लेकिन आज तक उसे कोई भी शख्स हरा नहीं पाया है। वैन अपने दोस्त बेनली को ये भी बता रहा था कि आज से पहले मैंने ऐसी कहानी नहीं सुनी है जो कि शांति से खत्म हो चुकी हो और ये कहानी भी मिस्टर ली की हो। वैन उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आज तक जिस भी शख्स ने ली की कहानी सुनाई है वो जिंदा बचकर नहीं गया है, क्योंकि ली को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए जो शख्स भी उसकी कहानी को सुन लेता है वो आग बगोला हो जाता है। तभी हम फिर मोटू को देखते हैं जो कि वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि सी फैमिली के लोग उसके सामने आ गए थे और वो उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि इस जगह पर सी फैमिली के सामने कोई भी शख्स ली की कहानी नहीं सुनाएगा। ये सारे का सारा माजरा देखकर तो बेनली भी अपने साथ बैठे हुए वैन से पूछता है कि आखिरकार इन सभी लोगों की ली के साथ क्या दुश्मनी है और सी फैमिली ली फैमिली से इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हैं। जिस बार उसका दोस्त वैनो से बताता है कि क्या आपको मालूम भी है कि इसी ही ली की वजह से तो इनके फैमिली की एक शख्स की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी जो कि दरअसल में उससे ही सी फैमिली का मास्टर था। आज के वक्त दोस्तों सी फैमिली के मास्टर की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है जो कि दरअसल में इसी ही ली की वजह से हो गई थी। ये देखते हुए तो बेन को वो मारने लग गए थे। तभी यहाँ पर उसका मोटा साथू आते हुए कहता है कि मेरी जान को बचा लो। वो मोटा बेनली के पास आकर उसे कहता है कि बेन प्लीज मेरी हेल्प कर दो, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। तभी यहाँ पर सी फैमिली का एक असैसिन आगे बढ़ती हुए तो उस मोटू पर हमला करने ही वाला था, लेकिन बेनली आगे बढ़ती है अपने स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड को काट कर रख देता है। जिस पर वो गुस्सा होकर बोल रहा था कि तुम हमारे दरमियान में टांग क्यों अड़ाने की कोशिश कर रहे हो। तभी अचानक से उन सभी लोगों के दरमियान का माहौल गर्म हो जाता है, जिस पर देखते ही देखते तो बेनली अपनी स्वॉर्ड का यूज करती हुई उन सभी लोगों को पीटना शुरू कर देता है ताकि वो उन सभी लोगों को सही रास्ता दिखा सके। बेनली के इन पावर्स को देखकर तो वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अचानक से एक शख्स वहां पर बैठा हुआ उस पर स्नेक से हमला कर देता है। लेकिन बेनली तो उस स्नेक को काट कर उन सभी लोगों के सामने कहता है कि किसकी हिम्मत की उसने मुझ पर हमला कर दिया है। वो शख्स सी फैमिली का एक यंग मास्टर था जिसका नाम सी चुन था। ये देखते हुए तो वो मोटू टेबल के नीचे चुपती हुई कहता है कि आज के दिन तो हम मरने ही वाले हैं, क्योंकि आज का दिन हमारा सबसे बड़ा दिन होने वाला है। तभी यहाँ पर बेनली गुस्सा होते हुए सी चुन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से तो सी चुन खुद को बचा लेता है। लेकिन मन ही मन में ये सोच रहा था कि इसको मैंने इतने ज्यादा जहरीले सांप से भी कटवा दिया था, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल ही ठीक है, ये सब कुछ ये कैसे कर पा रहा है। तभी बेनली फिर से आगे बढ़ती हुई फिर से उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन अचानक से एक हट्टा-कट्टा आदमी आते हुए उसे रोक लेता है। वो शख्स भी दरअसल में सी फैमिली का ही एक यंग मास्टर था, जिस पर वो जैसे ही उस पर हमला कर देता है वो खुद के गिर्द एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से तो बेनली की स्वॉर्ड दूर जाकर गिरती है और वो उसे एक लाट चाट लगाकर वो उसे नीचे गिरा देता है। अगली ही पल हम ये भी देख लेते हैं कि सी चुन ने उसे पकड़ रखा हुआ था और वो उससे कहता है कि अब तुम बताओ कि तुम कितने पावरफुल हो, और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सांप्स को भी चुनकर उसे इर्द गिर्द रख ले लिया हुआ था। तभी यहाँ पर हान के पास उसका दूसरा साथी वैन आ चुका था, जो कि वैन से ये बोल रहा था कि क्या तुम बेनली दोस्त के जान को नहीं बचाओगे। जिस पर वो उसे कहता है कि नहीं, ये मेरा इतना ज्यादा अच्छा दोस्त भी नहीं है कि अब मैं इसके लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल दूं। तभी यहाँ पर अगले की सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसकी जान को बचाने के लिए तो हान आगे आ गया था और वो देखते ही देखते तो सी चुन पर हमला भी कर देता है। सी चुन उसे रोकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसका अटैक काफी ज्यादा मजबूत था जो कि उसे नहीं रोक पाया। लेकिन सी चुन ने खुद के सामने अपने एक असैसिन को आगे डाल लेते हुए खुद की जान को बचाया था और उसे कहता है कि तुम कौन हो और तुम इसके लिए बेनली के लिए खुद की जान को क्यों अपने खतरे में डाल रहे हो। तभी हम ये भी देखते हैं कि हान वैन को मना रहा था कि हमें बेनली की मदद करनी चाहिए, लेकिन वैन तो इस
उसके साथ इस बात को बिल्कुल ही नहीं मान रहा था। तभी यहाँ पर उनके दरमियान में एक जबरदस्त सी बहस शुरू हो गई थी, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो गई थी, जिस पर हान ने तो वैन पर हमला कर दिया था। ये देखकर तो वैन भी गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो अपनी टेलीपोर्टेशन एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए हान से खुद को बचाने लग गया था और फाइनली हान को भी दूर फेंककर सी फैमिली के सामने गिरा देता है। ये देखते हुए तो सी फैमिली के सीचन को भी अब पता चल चुका था कि मैं हान को नहीं हरा सकता हूँ, इसलिए वो हान के सामने आकर कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि हमारा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं है। ये सुनकर हान भी वहां से जाने लग जाता है और मन ही मन में यही सोच रहा था कि मैं इनके साथ वास्ते में क्यों पड़ूं। कि इसके जाते ही तो सीचन पीछे से मन ही मन में सोचने लग गया था कि इसने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, इसलिए हम इसे बदला लेकर रहेंगे। जिस पर सीचन ने तो अपनी स्नैक निकाल कर हान पर हमला कर देता है। हान तो उसके स्नैक को मार गिरा देता है। ये देखते हुए सीचन अब और भी गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो पीछे से उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन हान उसके हमले को भांप लेता है और ये देखते हुए उनमें फाइट शुरू हो चुकी थी। सीचन तो हान की पावर देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुका था, जिस पर हान भी उसे कहता है कि तुमने मुझ पर हमला किया था, इसलिए मैंने भी तुम पर हमला कर दिया है। तभी सीचन अपने साथी को इस पर हमला करने का कहता है, जिस पर उसका एक मोटा साथी आगे बढ़ती हुए हान पर हमला कर देता है, लेकिन हान उसे भी दूर फेंक देता है। ये देखकर तो बेनली भी मन ही मन में सोचे जा रहा था कि हान कितना ज्यादा पावरफुल निकला। कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि सी फैमिली का एक और वॉरियर वहां पर आ गया था, जिसने हान पर हमला कर दिया था, इसलिए अब उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त सी फाइट शुरू हो जाती है। इन दोनों की फाइटिंग को बेनली और उसके साथी भी देखे जा रहे थे, इसलिए बेनली अपने दोस्त मोटू से पूछता है कि ये शख्स कौन है, जिस पर वो उसे बताता है कि ये सी फैमिली का ही एक मेंबर है जिसका नाम सी टियान है। तभी हम देखते हैं कि सीचन भी उसके पास आ जाता है और सी टियान से बोलता है कि हान ने हमारी फैमिली की इंसल्ट की है, इसलिए जल्दी करो और इसे मार गिरा दो। ये सुनते हुए तो उल्टा वो हान पर हमला करने की बजाय सीचन को ही एक थप्पड़ लगाकर नीचे फेंक देता है और उससे कहता है कि बेवकूफ तुम क्या बके जा रहे हो। ऐसा करने के बाद वो सीचन से बोल रहा था कि क्या तुम जानते भी हो कि हमारा मकसद क्या है और बेवजह से तुम हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। इसके बाद तो आगे बढ़कर तो उसने सुहान से भी माफी मांग ली और उससे कहता है कि तुम एक बड़े अच्छे स्वॉर्डमैन हो। तभी वो सभी लोग वहां से सब कुछ को इग्नोर करके जाने ही वाले थे, लेकिन अचानक से तो वही बदबूदार गोला फिर से आ गया था और वो जैसे ही पड़ जाता है कि तभी हम ये भी देख लेते हैं कि सी टियान पर तो किसी ने नीडल से हमला कर दिया था। ये देखते हुए तो वो उन सभी लोगों से बोल रहा था कि हम चाहते हैं कि हम झगड़ा ना करें, लेकिन तुम लोग तो झगड़ा करना ही चाहते हो। कि तभी यहाँ पर वेनली को याद आ जाता है कि मेरी स्वॉर्ड तो कहीं रह चुकी है, इसलिए वो जल्दी से स्वॉर्ड लेने जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि नाइन्थ स्वॉर्ड मास्टर जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो आगे बढ़ती हुए बेनली पर हमला कर देता है, लेकिन तभी बेनली को भी अपनी स्वॉर्ड दिख गई थी, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड उठा लेते हुए 9th लेवल के उस स्वॉर्ड मास्टर पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। तभी हम अगले सीन में दिखाया जाता है कि हान ने तो उन सभी लोगों को बचाकर एक दूसरी जगह पर शिफ्ट किए जा रहा था। कि तभी इस तरफ हम ये भी देखते हैं कि सीचोन और सी टियान तो उस 9th लेवल के यंग मास्टर के पास पहुंच आ चुके थे। तभी वो देखते हैं कि वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था और शायद वो मरने के करीब आ पहुंच गया था। ये देखते हुए तो सी टियान को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो तो जोर जोर चिल्लाती हुई कहता है कि बेनली तुम्हें इसका हमें जवाब और हिसाब देना होगा। अगली सीन में हमें फिर से हान को दिखाया जाता है, जो कि बेनली को उसके मोटे दोस्त और साथ ही साथ में वैन के पास लेकर आ गया था और वो दोनों देख लेते हैं कि बेनली तो काफी ज्यादा घायल हो चुका है। तभी वो मोटू उसे पॉइजन का एंटीडोट देकर कहता है कि हम इसे यूज कर लेते हैं, जिस पर वो उससे कहता है कि तुम इसे पिला दो और मैं वैन के साथ कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। इसलिए वो दोनों दूर जाकर हान और वैन एक दूसरे के साथ बात करते हैं। तभी वो दोनों एक दरख्त के ऊपर चढ़ गए थे, जिस पर वैन हान को कहता है कि तुम मेरे साथ एक वादा कर लो कि तुम बेनली की जान को बचाओगे। जिस पर हान तो वैन से कहता है कि तुम बेनली को क्यों बचाना चाहते हो, जिस पर वैन उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हें 2 महीने बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन तुम मेरे साथ वादा करो कि 2 महीने तक तुम बेनली की हिफाजत करोगे और मेरे साथ उसकी हेल्प करने के लिए भी हिफाजत करोगे। ये सुनते हुए हान उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इस बात को मान गया हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दे दिया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अगली सीन में हमें फिर से बेनली को दिखाया जाता है, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। बेनली अपने पास पड़े हुए मोटू से पूछता है कि मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, जिस पर वो उसे बताता है कि तुम्हारे
तुम्हारी जान हान ने बचाई है और वही हमारे पर तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया है। ये सुनने पर तो वो मन ही मन में यही सोचे जा रहा था कि हान इतना ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर कैसे हो सकता है, इसलिए मुझे अब उसके साथ चरकदरी कर लेनी चाहिए और उसकी हेल्प को भी लेना चाहिए। अगले सीन में वो दोनों हान के पास पहुंचा गए थे, जहाँ पर टेबल पर बैठकर बेनली उन सभी लोगों से कहता है कि हमारे खतरात ऊपर हमारे मंडला रहे हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ भाइयों का रिश्ता अपना लेना चाहिए, तभी जाकर हम खुद को बचा पाएंगे। इस पर तो वहाँ पर उनका दोस्त वैन भी आ जाता है और उन सभी लोगों के दरमियान ये बात पक्की हो जाती है कि आज के बाद हम सभी लोग एक दूसरे की ही हेल्प किया करेंगे। इसलिए वो अपना एक ब्लड का ड्रॉप निकाल लेते हुए उन ब्लड ड्रॉप को कलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये उनके पास सबूत के तौर पर रह सके। अगले सीन की शुरुआत में हमें मिस यूवी को दिखाया जाता है जो कि एक बुक स्टडी कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ में वो कुछ परेशान सी भी दिख रही थी कि तभी अचानक से उसका सेकंड ब्रदर भी एंटर हो जाता है, जिसे अपनी छोटी सिस्टर को देखते हुए वो उससे कहता है कि क्या तुम कुछ परेशान दिख रही हो और क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आ रहा है जो इतनी ज्यादा तुम परेशान बैठी हुई हो। यूवी अपने भाई से बोलती है कि मैं सियान सिटी जाना चाहती हूँ कि अभी भी सियांशु का वही प्रॉब्लम हल नहीं हुआ है जिसके बैनर अभी भी सियान सिटी में मौजूद है और किसी ने भी अभी तक उसे नहीं ढूंढा हुआ है। ये सुनकर तो उसका सेकंड ब्रदर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके मुंह से चाय वेंचुल आ चुकी उसी ही बैनर पर पड़ जाती है, जिस पर उसका भाई अपनी सिस्टर यूवी से पूछता है कि आखिरकार तुम सियान सिटी जाना क्यों चाहती हो, जिस पर यूवी उसे बताती है कि डोंगफेंग फैमिली और सियान फैमिली के दरमियान में शादी होने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी उस शादी में एंट्रेंस कर लूं। नेक्स्ट सीन में हमें रात के अंधेरे में फिर से बेनली को दिखाया जाता है, जिस पर वो देखता है कि वो मोटू तो ऊंची ऊंची खराटे ले रहा था जिसकी वजह से बेनली को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो गुस्से से मोटू को उठाती हुई कहता है कि कई सारे दिन गुजर चुके हैं, हमने कोई भी डाका चोरी नहीं की, इसलिए आज मैं सी फैमिली के हाल पर हमला करके वहाँ से चोरी करने वाला हूँ। जिस पर मोटू बेनली से कहता है कि क्या तुम जानती भी हो कि तुम किस काम के करने के बारे में सोच रहे हो, जिस पर तो बेनली उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि उन लोगों ने गरीबों का पैसा लूटा है और हम उनकी ही पैसे को लूटकर गरीबों की हेल्प करेंगे। बेनली उसे कहता है कि हमें चलना चाहिए, लेकिन वो मोटू से कहता है कि नहीं, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा होगा, इसलिए हमें वैन और हान की हेल्प ले लेनी चाहिए क्योंकि उन दोनों की मार्शल आर्ट कलाकारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर तो बेनली गुस्सा होकर कहता है कि क्या तुम्हें मैं कोई छोटा कलाकार देखता हूँ और मुझे स्वॉर्ड चलाना नहीं आता, मैं खुद की प्रोटेक्शन कर सकता हूँ, इसलिए उन दोनों की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो दोनों चुपचे छुपाते वहां से रवाना हो ही जाते हैं, लेकिन अचानक से उसके दोस्त वैन को पता चल जाता है कि वो दोनों तो कहीं जा रहे हैं, इसलिए वो हान को अपने साथ लिए हुए उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी अगले सीन में हम ये भी देखते हैं कि बेनली तो वहां पर पहुंच चुका था जहां पर वो ड्रग्स कैरी कर रहे थे और वो काफी ज्यादा महंगे ड्रग्स भी थे, जिस पर मोटू तो उसके ऊपर खड़ा होते हुए ये कहता है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो। बेनली का वजन यहाँ पर ज्यादा था, इसलिए वो उससे कहता है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम हिल क्यों रहे हो, जिसके बाद वो देख लेते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना होगा, जिस पर वो मोटू से मशवरा देता है कि हमें यहाँ पर आग लगा लेनी चाहिए। ये बात सुनने पर तो बेनली अब आग लगाने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो चुका था, लेकिन सीचो ने उसे दूर से देख रहा था, इसलिए सीचो ने कहता है कि इस बंदे की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसी हुई है कि इसने सी फैमिली के साथ पंगा ले लिया है। तभी उसके पास में खड़ा हुआ उसका साथी उसे कहता है कि मास्टर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस पर मास्टर तो उससे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन सा सवाल पूछना चाहते हो, तुम ये पूछना चाहते हो ना कि सी फैमिली डोंगफेंग फैमिली के साथ रिश्ता क्यों बनाना चाहती है। तो मैं आपको बता दूं कि सी फैमिली इस वक्त बहुत ही ज्यादा वीक है और वो उस फैमिली के साथ जुड़कर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो अब चलो दफा हो जाओ और उन दोनों चारों को ढूंढ लो। तभी हम फिर से बेनली को देखते हैं जो कि आग जलाने के लिए बिल्कुल ही रेडी खड़ा हुआ था, लेकिन बार बार उसकी मशाल बुझ रही थी, जिसकी वजह से वो बार बार ही उसे जलाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे तो चोरी करनी ही करनी थी। तभी दूसरी तरफ हमें वैन और हान को भी दिखाया जाता है जो कि एक सिटी के करीब पहुंचा चुकी थे, जहां पर वो देखते हैं कि अब हमें आगे जाकर क्या करना होगा। तभी पीछे से वैन उसे देख रहा था। इसके बाद वो दोनों एक छत के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां पर ईंटा हटाने पर वो अंदर की तरफ देखते हैं, जहां पर वो सीटियान को अपने एल्डर मास्टर के सामने देखते हैं, जिनके दरमियान में कुछ बातचीत चल रही थी। वो जियानयू एल्डर मास्टर के सामने खड़े हुए थे, जहां पर सीचुन से कहता है कि मैं चाहता हूं कि इस सिटी के सारे के सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाए ताकि वो और उसके बाकी चारों साथों यहाँ से भाग ना सके और हम उन्हें इजीली पकड़ लेंगे। दरअसल में दोस्तों सीचुन डोंगफेंग फैमिली के मास्टर के पास आ चुका था और वो उससे कहता है कि आप दरवाजे को बंद कर दीजिए, लेकिन वो एल्डर मास्टर से कहता है कि अगर आप उसे इजीली मार सकते हो तो मैं दरवाजे क्यों बंद कर लूं। सीचुन मास्टर से कहता है कि मास्टर दरअसल में बात ऐसी है कि हम उसे मारना तो सकते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ से भाग चले गए तो हम उन्हें नहीं मार पाएंगे, इसलिए आपको दरवाजे को बंद कर लेना चाहिए। तभी उन दोनों के दरमियान में गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है और वो दोनों काफी देर तक बहस करने लग जाते हैं। इसके बाद तो सीचुन वहां से खाली हाथ ही लौट जाता है और वो एल्डर मास्टर से बोलकर यही बात भेज देता है कि मैं दरवाजा नहीं बंद कर सकता हूँ, मेरा कारोबार खराब हो जाएगा।